हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और रिवीजन सीरीज में हम लोग ट्रांसफॉर्मर को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट मशीन है इलेक्ट्रिकल मशीन, दैट इज डीसी मशीन। डीसी मशीन के बारे में हम लोग बहुत ही कॉम्पैक्ट मैनर में पूरा का पूरा रिवीजन बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। देखिए गाइस, गेट एग्जामिनेशन में डीसी मशीन से हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं और दोनों के दोनों क्वेश्चंस लैंग्वेज में बहुत बड़े दिखाई देते हैं, बट अगर उसको अच्छे से पढ़ोगे, कॉन्सेप्चुअल मैनर में अगर उसको पढ़ोगे तो बहुत ही जल्दी से आप उसका हल निकाल पाओगे। बट दिक्कत ये है ऑन द अदर हैंड कि इतना बड़ा क्वेश्चन देख के जब स्क्रीन पे आता है तो आधे से ज्यादा स्टूडेंट उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और ज्यादातर डीसी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो लास्ट में पटके जाते हैं, लाइक सीरियल नंबर 40 के बाद। तो जब लास्ट के जब क्वेश्चंस होते हैं तो बड़े दिखते हैं ना, तो स्टूडेंट कई बार पढ़ते भी नहीं और आगे निकल जाते हैं। जब घर आके देखते हैं तो बोलते हैं कि अरे ये वाला सोल्यूशन तो हमें आता था, वहां तो हमने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। ठीक है, तो डीसी मशीन से लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होंगे। लैंग्वेज को कैसे समझना है पूरा का पूरा मैंने जी सेंट्रिक एप्लीकेशन में जो इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ा उसमें सब कुछ बता रखा है डिटेल वर्जन में। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं रिवीजन करवा रहा हूं। पूरे डीसी मशीन को मैंने 58 लेक्चर्स में कवर किया है जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे। ठीक है, जो लोग पेड यूजर है उनके लिए रिवीजन तो बहुत हेल्पफुल है ही है। जो लोग नहीं भी हैं तो प्लीज वो कोरोना सब्सक्रिप्शन वाला 1 मंथ का पैकेज ले लीजिए। उसके अंदर पूरा मंथली सब्सक्रिप्शन है, जिस भी दिन आप परचेस करेंगे उससे 30 डेज तक वैलिड रहेगा। तो मशीन पावर सिस्टम दोनों का रिवीजन हो जाएगा, प्लस आपको दूसरे सारे सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे 30 डेज के लिए। ठीक है, चलिए अब डीसी मशीन को मैंने 3 सेगमेंट में डिवाइड किया है। देखिए अब मैं पूरा का पूरा जितना 58 लेक्चर का 58 लेक्चर का जो पूरा का पूरा कंटेंट है वो समराइज करने जा रहा हूं और बहुत ही कॉम्पैक्ट मैनर में आपके दिमाग में फिट कर दूंगा पूरा का पूरा डेटा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। 3 फोल्डर आपको दिखेंगे। पहला फोल्डर आपको दिखेगा बेसिक का। ठीक है, ये जो बेसिक है ये मैंने पढ़ाया है लेक्चर 1 से लगा के 4 लेक्चर के बीच में। ठीक है, 1 से लगा के 4 लेक्चर के बीच में मैंने बेसिक्स के बारे में जानकारी दी। अच्छा, इस बेसिक्स के में क्या सीखा हम लोगों ने? बेसिक में हम लोगों ने सीखा एक स्कूल लेवल एक्सपेरिमेंट मैंने बताया ताकि आपका इंटरेस्ट जगे। साथ में मोटर एंड मोटर एक्शन के बारे में बताया, मोटर एक्शन के बारे में बताया। ठीक है, मोटर और मोटर एक्शन के बारे में बताया। प्लस मैंने साथ में आपको फैराडे लॉ के बारे में तो बताया ही बताया है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल क्या होता है वो सारा का सारा डिस्कस किया है इसके अंदर। ठीक है, तो आई होप ये सब बेसिक्स आपको आते होंगे। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल क्या होते हैं सब कुछ पता होगा। मोटर और मोटर एक्शन के बारे में पता होगा। ठीक है, और साथ में फैराडे लॉ के बारे में मैंने बताया कि रोटेटिंग मशीन्स के लिए फैराडे लॉ किस तरीके से डिफाइन करते हैं हम लोग, तो फैराडे लॉ के बारे में भी मैंने बताया है। तो ये बेसिक्स से क्वेश्चन कोई भी नहीं आता है गेट एग्जामिनेशन में, डायरेक्टली यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये आपके डीसी मशीन को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, अच्छी तरीके से समझने के लिए ये स्टैंडर्ड रूल है, ये पता होना जरूरी है। नेक्स्ट सेगमेंट आता है आपका डीसी जनरेटर। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट क्या आता है आपका? डीसी जनरेटर। ठीक है, जनरेटर। इसको मैंने लेक्चर नंबर 5 से लगा के लेक्चर नंबर 40 तक कवर किया है। लेक्चर नंबर 40 तक कवर किया है। ठीक है, तो इतने लेक्चर्स के बीच में डीसी जनरेटर का हर एक छोटे से छोटा पॉइंट, हर एक कंस्ट्रक्शन डिटेल, हर एक वाइंडिंग डिजाइन, सब कुछ मैंने बताया है। बट मुद्दा यह है कि क्वेश्चन कहां से आता है वो अभी मैं यहां पे तो नहीं बता सकता, क्योंकि बेसिक में तो छोटी सी 4 या 5 चीजें ही थी। बट यहां पे इसका एक पूरा का पूरा सेगमेंट अभी डिटेल वर्जन में मैं डिस्कस करूंगा जनरेटर के ऊपर। देखिए, कंस्ट्रक्शन वाइज जनरेटर और मोटर में ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग सिमिलर चीजें हैं, बस देखने का नजरिया अलग है। ठीक है, तो जनरेटर और मोटर में, और आपको बता दूंगा कि न्यूमेरिकल करने के लिए, एग्जाम में एंटर होने के लिए इस 58 लेक्चर में से बहुत ही छोटी मोटी चीज आपको पता होनी चाहिए। वो अगर याद होगी, वो अगर ध्यान होगी तो उस दिन आप क्वेश्चन बड़े आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, अभी मैं इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन, इसको पूरा रफ करके फिर मैं डिटेल वर्जन आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड सेगमेंट है आपका डीसी मोटर का। ठीक है, मोटर का, डीसी मोटर का। अब डीसी मोटर, देखिए डीसी मोटर में क्या होगा कि लेक्चर कहां से 41 से लगा के लेक्चर 57 या 58 तक मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, तो इतने लेक्चर में मैंने मोटर के बारे में बताया। मैं आपको छोटा सा अंतर बताता हूं कि जनरेटर में हमें किस चीज का ध्यान रखना होता है और मोटर के बारे में किस चीज का ध्यान रखना होता है। देखिए, एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमें किसी भी मशीन के इनपुट से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें आउटपुट क्या मिल रहा है वो पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिकल मशीन चल रही है तो आप ये नहीं देखते उसमें इनपुट कितना आ रहा है, आप देखते हैं उसका आउटपुट कितना है। अगर आप टेलीविजन देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं टेलीविजन चल रहा है या नहीं चल रहा है, अगर फैन है तो वो हवा दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है,
अगर कोई हीटर या गीजर लगा है तो वो पानी गर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जिसमें मोटर जनरेटर सब कुछ आता है तो वो किसी कंज्यूमर के हाथ में, और वो कंज्यूमर जरूरी नहीं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही हो, ठीक है। तो जो कंज्यूमर होता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो यूज करने वाला कंज्यूमर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट को देखता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जब भी जनरेटर का बात करेंगे, पूरे एक मैं आपको ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं कि किस तरीके से नजरिया होना चाहिए देखने का। तो जब भी हम लोग जनरेटर की बात कर रहे हैं, मतलब जो हमारा आउटपुट है वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, वो क्या है हमारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में भी क्या होगा हमारा वोल्टेज, वोल्टेज है ना, वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज कितना है, और उससे जो लोड कनेक्ट हुआ है, उससे जो लोड कनेक्ट हुआ है उस लोड के बारे में हमें, उस लोड के बारे में जो भी लोड कनेक्ट करेंगे वहां पे लोड करेंट हमारा, वहां के अक्रॉस हमारा वोल्टेज। तो अल्टीमेटली जनरेटर में हमारा जो आउटपुट है वो वोल्टेज मैटर करता है, इसीलिए वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग जनरेटर में पढ़ते हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं मोटर की बात करूं तो मोटर का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा आपका आरपीएम। अगर आरपीएम अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो क्या है हमारा आरपीएम। तो इसीलिए हम पूरे मोटर के एनालिसिस में स्पीड, एन फॉर स्पीड, कैपिटल एन फॉर स्पीड, और टॉर्क के बारे में सबसे ज्यादा देखते हैं, टॉर्क के बारे में सबसे ज्यादा देखते हैं, ठीक है। तो स्पीड और टॉर्क ये हमारे पैरामीटर होते हैं मोटर में एनालिसिस करने के लिए, और क्वेश्चन भी लगभग स्पीड, टॉर्क, ठीक है, इन्हीं से सबसे आता है मोटर के केस में। और जनरेटर के केस में आउटपुट से आ जाएगा, या फिर इंड्यूस ईएमएफ से भी आ जाएगा, या फिर कोई पैरामीटर भी निकालने होंगे। इंड्यूस बैक ईएमएफ नहीं बोल के यहाँ पे जनरेटेड ईएमएफ बोलते हैं, और यहाँ पे बैक ईएमएफ बोलते हैं। ये तो मैंने शॉर्ट समरी आपको बताई है कि एक देखने का नजरिया जनरेटर और मोटर का क्या होना चाहिए। अब मैं बताऊंगा आपको डिटेल वर्जन में, तो बेसिक्स में तो बताने की जरूरत नहीं, यहां से कोई भी गेट का क्वेश्चन नहीं आएगा। अब मैं जनरेटर में बताऊंगा कि इतने लेक्चर में आपको फोकस कौन से पॉइंट पे ध्यान, मतलब किन पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है, और कौन से पॉइंट्स आपको एग्जाम में लेके जाना है। जिस दिन आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करेंगे तो उस दिन आपके दिमाग में कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए जिससे कि आपका न्यूमेरिकल जल्दी से हो जाए, और साथ में बताऊंगा कि कौन से लेक्चर का कौन सा न्यूमेरिकल आपको करना है, ठीक है गाइस। तो जो पेड यूजर है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है कि पूरे 58 लेक्चर का समरी में देने वाला हूं, और जो लोग नहीं भी यूजर है तो प्लीज 1999 में कोरोना सब्सक्रिप्शन 30 डेज की वैलिडिटी के साथ फुल मिलेगा आपको। पूरे इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो पूरा इलेक्ट्रिकल का मिलेगा, ईसी ब्रांच है तो ईसी का, इंस्ट्रूमेंटेशन है तो इंस्ट्रूमेंटेशन का। तो 30 डेज वाला सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीसी जनरेटर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डीसी जनरेटर। लेक्चर नंबर देखिए, लेक्चर नंबर 5 से लगा के 18, इस डीसी जनरेटर में जितने भी लेक्चर है 5 से लगा के 40, उसमें भी मैंने सब डिवीजन कर दिए, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 5 से लगा के 18 में मैंने कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स और ईएमएफ इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया है। पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन डिटेल से क्वेश्चन बहुत ज्यादा गेट में नहीं आते हैं, कुछ पॉइंट्स है उनके ऊपर आपको ध्यान रखना है, जो कि वाइंडिंग के डिजाइन से थोड़े बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी एज सच बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन जो फैक्चुअल बेसिस क्वेश्चंस होते हैं कि कम्यूटेटर क्या होता है, पोल शू किसके बने होते हैं, क्या मटेरियल होता है, हेट्रोपोल स्ट्रक्चर होता है कि नहीं होता, ये सारे चीजें यहाँ से जितना भी कंस्ट्रक्शन डिटेल होता है वहां से क्वेश्चन गेट में नहीं आएगा। बाकी अदर देन गेट एग्जामिनेशन आपका क्वेश्चन आता है, गेट में नहीं आएगा। गेट में किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है सिर्फ वो आप ध्यान में रख लीजिए कि सबसे पहला पॉइंट है आपका कि थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू P/2 थीटा मैकेनिकल। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये पावर सिस्टम में भी स्टेबिलिटी में काम आएगा। इलेक्ट्रिकल एंगल जो है वो P/2 थीटा मैकेनिकल है। ये रिलेशन कैसे आता है इसका पूरा डेरिवेशन मैंने करवाया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। सेकंड फॉर्मूला कम्यूटेशन प्रोसेस, और इनसे हम लोगों ने देखा कि जितने भी नंबर ऑफ सेगमेंट होते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट, नंबर ऑफ सेगमेंट, कम्यूटेटर सेगमेंट है ना ये कम्यूटेटर सेगमेंट, उतनी ही क्या होती है नंबर ऑफ कॉइल्स, ठीक है, कॉइल्स। एक ये रिलेशन आपको डिजाइन के लिए पता होना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल में ये कई बार यूज हो जाता है। कई बार आपको कम्यूटेटर सेगमेंट गिवन होंगे तो आपको कम्यूटेटर सेगमेंट, मान लीजिए 40 कम्यूटेटर सेगमेंट है, तो वहीं से आपको अंदाजा लगाना है कि जो कॉइल्स दे रखी है वो क्या दे रखी है, 40 कॉइल्स दे रखी है, ठीक है। थर्ड नंबर आपका जो आता है वो सिंगल लेयर डबल लेयर का आता है, बट उसके पहले आपको टर्न्स और इसके बीच में रिलेशन पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है वो क्या रहेगा आपका Z/2। ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू कंडक्टर, ये Z क्या होता है, Z होता है नंबर ऑफ कंडक्टर डिवाइडेड बाय 2। तो ये एक रिलेशन है टर्न्स और कंडक्टर्स के बीच में। ये T क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्न्स। N से क्यों डिनोट नहीं किया, क्योंकि देखिए ट्रांसफार्मर में जो नंबर ऑफ टर्न्स था N से डिनोट किया था, बट यहां पर क्या है रोटेटिंग मशीन में N मतलब कैपिटल N मतलब स्पीड होता है RPM में, ठीक है। तो T इक्वल टू Z/2
2, ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। फोर्थ नंबर आपका है सिंगल लेयर डबल लेयर, वाइंडिंग डिजाइन पे आ जाते हैं। तो डबल लेयर और सिंगल लेयर में क्या अंतर होता है, तो ज्यादातर आपका जो क्वेश्चन होगा वो डबल लेयर से ही आएगा। डबल लेयर वाइंडिंग का मतलब ये समझिए, देखिए इसका डिटेल डिस्कशन तो मैं नहीं कर सकता यहाँ पे, सिर्फ आपको न्यूमेरिकली ये ध्यान रखना है कि जितने भी स्लॉट होंगे उतनी ही कॉइल्स होगी, जितना स्लॉट उतनी ही कॉइल। मतलब कि अगर कॉइल इक्वल टू स्लॉट, तो कई बार न्यूमेरिकल में आपको नंबर ऑफ स्लॉट्स गिवन होते, कॉइल की इंफॉर्मेशन नहीं है और डबल लेयर बोल देंगे, तो जितने स्लॉट्स होंगे उतनी ही कॉइल होगी। लेट अस सपोज यहां पर अगर 1 कॉइल है तो 1 ही स्लॉट रहेगा, ठीक है। 40 स्लॉट्स है तो कॉइल भी कितनी रहेगी, 40 रहेगी। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे सिंगल लेयर, अगर सिंगल लेयर न्यूमेरिकल में है, सिंगल लेयर वैसे बहुत रेयरली मिलेगा सिंगल लेयर, क्योंकि प्रैक्टिकल जो भी डिजाइन है वो डबल लेयर से ही हम लोग करते हैं। तो सिंगल लेयर का मतलब है कि कॉइल इक्वल टू स्लॉट कितने होंगे, 2 स्लॉट्स होंगे। 1 कॉइल के लिए 2 स्लॉट्स ऑक्यूपाई होंगे। तो इसका मतलब है कि अगर स्लॉट ज्यादा है तो कॉइल उसका आधा हो जाएगा, मतलब 40 स्लॉट्स है तो कॉइल कितनी रहेगी, सिंगल लेयर अगर गिवन है तो आधी रहेगी, मतलब 20 कॉइल रहेगी, ठीक है। और कॉइल से फिर उस कॉइल के अंदर देखिए न्यूमेरिकल में ऐसा होता है कि मान लीजिए 40 कॉइल्स है, उसमें हर एक कॉइल में इतने नंबर ऑफ टर्न्स है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि कॉइल को टर्न्स में कन्वर्ट करेंगे, टर्न्स को फिर कंडक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। न्यूमेरिकल में हम लोग पूरा का पूरा देखते हैं। तो डिजाइन के एस्पेक्ट से ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग पे। तो लैप और वेव वाइंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, वाइंडिंग 2 तरीके की हम लोग, वैसे तो वाइंडिंग के बहुत सारे टाइप होते हैं, बट उसमें लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग हमारे सबसे फेमस वेव वाइंडिंग। तो न्यूमेरिकल में सारी क्वांटिटीज आपको गिवन होती है कि आपका जो न्यूमेरिकल है उसमें लैप है या वेव है। लैप का मतलब क्या है कि जितने भी ए क्या है हमारा, नंबर ऑफ पैरेलल ऑपरेशन, नॉट पैरेलल ऑपरेशन, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो ए इक्वल टू कितना होगा, पी के बराबर, ए इक्वल टू पी, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल, ठीक है। ये लेफ्ट वाइंडिंग में होगा। और वेव वाइंडिंग में क्या होगा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ये फिक्स्ड होंगे 2, ठीक है। तो ये रिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कि ये जो पैरेलल पाथ है, लेफ्ट वाइंडिंग में जितने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है वो पोल के बराबर होंगे, और वेव में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ पोल बढ़ाते गए तो पैरेलल पाथ बढ़ते गए। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको इसमें रिलेशन, कि यहां पर नंबर ऑफ पोल मान लीजिए 4 है, 5 है, 6 है, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा करंट रेटिंग बढ़ती जाएगी। तो जो करंट का रिलेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है हमारा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। जितने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बढ़ते जाएंगे उतनी ही करंट रेटिंग आपकी बढ़ती जाएगी। और वोल्टेज रेटिंग जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, जितने ज्यादा आपके नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है तो उतना ही वोल्टेज कम रहेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। तो इसके हिसाब से ये 2 रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 रिलेशन क्या आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनसे क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं। कैसे, देखिएगा कि करंट का रिलेशन है, तो करंट का रिलेशन हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि लेफ्ट वाइंडिंग में करंट और वेव वाइंडिंग में करंट इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ लेफ्ट और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ वेव। इस तरीके से हम लोग एक रिलेशन को यूज कर सकते हैं। सिमिलरली वोल्टेज में अगर देखें तो VL और VW इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन है, तो AW डिवाइडेड बाय AL। तो वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, लेफ्ट वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, और वोल्टेज दोनों की वाइंडिंग के डिजाइन के अलग अलग वोल्टेज गिवन होंगे, तो कोई भी एक वोल्टेज निकालना रहेगा, ठीक है। बट पावर क्या रहेगा, पावर शुड बी कांस्टेंट, चाहे लेफ्ट से करे चाहे वेव से करे, आउटपुट जो पावर है हमारा वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इसका मतलब है कि पावर हमारा PL इक्वल टू PW बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि दोनों में पावर क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। अब देखिए पावर में PL अगर पावर देखें तो IL का स्क्वायर इंटू RL, लेफ्ट वाइंडिंग में रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस, और IW स्क्वायर RW, ठीक है। अब करंट प्रोपोर्शनल किसके, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के। तो ये रिलेशन कुछ इस तरीके से भी AL का स्क्वायर RL इक्वल टू A स्क्वायर W RW ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से गेट 2015 में बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन भी
पूछा गया आपसे गेट में, तो यहां से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। तो इतने पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। डिजाइन, ये सारे के सारे जितने भी हैं डिजाइन के बारे में है। अच्छा, एक पॉइंट और आता है 6 पॉइंट, मैं यहाँ 5th पॉइंट यहाँ पे खत्म कर दिया, 6 पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूं अगर, कि आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग का क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग, रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन नहीं पूछते यहां से, बट आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है, x इंटू ए, नॉट x इंटू ए, x इंटू जेड, x इंटू जेड डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर। ठीक है, अब इसमें x क्या है, z तो पता है आपको, z क्या है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, a क्या है आपका पैरेलल पाथ उसका स्क्वायर, और x क्या है। देखिए, जब भी आपकी वाइंडिंग डिजाइन होती है ना, वो इस तरीके से होती है कि मान लीजिए मैंने एक कंडक्टर लिया, फिर दूसरा कंडक्टर लिया, हर एक कंडक्टर का क्या होगा आपका, हर एक कंडक्टर का क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, हर एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा। देखिए मेरे पास जगह कम है तो इसलिए मैं कम रजिस्टर बना रहा हूं। ठीक है, ये इस तरीके से, तो ये नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बढ़ते जा रहे हैं, 1 2 3 ऐसे पैरेलल पाथ और बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और ये बहुत सारे कंडक्टर्स रहेंगे, ईच कंडक्टर्स। तो ये है जो x है, ये आपके एक कंडक्टर का ओमिक वैल्यू है, x क्या है, ओमिक वैल्यू ईच कंडक्टर, एक कंडक्टर। और ये z क्या है आपका, टोटल कंडक्टर से, ये पूरे टोटल वाइंडिंग्स के कंडक्टर से। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं ये 2 होता तो 1 2 3 4 5 6 कंडक्टर आपके टोटल कंडक्टर होते। और ये जो x है, ये जो x है, ये क्या है, रेजिस्टेंस, x को अगर मैं लिखना चाहूं तो ये क्या है हमारा, रेजिस्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर, ईच कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर। ठीक है, तो इतना बात समझ में आया। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि अगर आपसे कोई पूछेगा आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग क्या होता है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर गिवन होंगे 400 500 जितने भी रहे, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कैसे पता करोगे, लेप है या वेव है वहां से पता चल जाएगा, और x क्या होगा, एक कंडक्टर के बारे में आपको यहां पे ओमिक वैल्यू गिवन रहेगी, तो वो पुट करना है। जस्ट समझ में आया इतना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ईएमएफ इक्वेशन की तरफ, कि ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सेगमेंट, ये नेक्स्ट हमारा। ठीक है, 6 पॉइंट हो गए, 7वां पॉइंट आपको ईएमएफ इक्वेशन से ध्यान में रखना है। 7वां पॉइंट कौन सा है, ईएमएफ इक्वेशन से। सो ईएमएफ इक्वेशन कोई नींद में भी उठा के पूछे तो आपको पता होना चाहिए, ईजी जनरेटेड, क्योंकि जनरेटर की बात कर रहे हैं तो ईजी P phi n z बाय 60A, 60A। ठीक है, ये ईएमएफ पर पैरेलल पाथ है। ठीक है, ईएमएफ पर पैरेलल पाथ है। अब देखिए ईएमएफ पर पैरेलल पाथ क्यों बोल सकते हैं हम लोग इसको, ओरिजिनल टोटल ईएमएफ भी बोल सकते हैं, ईएमएफ पर पैरेलल पाथ भी बोल सकते हैं, ईएमएफ पर पैरेलल पाथ क्यों बोल सकते हैं बताइए। देखिए मान लीजिए इसका वोल्टेज जो है वो 100 वोल्ट है, तो इसका भी पैरेलल में तो 100 वोल्ट होगा, इसका भी 100 है, और आउटपुट में अल्टीमेटली जो लोड कनेक्ट होगा उसका भी क्या रहेगा, 100 वोल्ट ही रहेगा। तो क्या मैं टोटल लोड के अक्रॉस 100 वोल्ट बोलूं या फिर एक पैरेलल पाथ के अक्रॉस 100 वोल्ट बोलूं, तो बात एक ही है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब ईएमएफ की बात होती है पर पैरेलल पाथ, तो डायरेक्टली पर पैरेलल पाथ का ही है। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस ईच कंडक्टर, देन आपको फिर कहीं ना कहीं उसको इस वाले 100 वोल्ट को पहले निकालना पड़ेगा, फिर उसमें नीचे जाते 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 हर एक कंडक्टर का निकालना पड़ेगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कराया, बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब इसमें कांस्टेंट क्या क्या होता है। देखिए नंबर ऑफ पोल तो पहले से डिसाइड है, हमारा नंबर ऑफ पोल तो क्या है, पहले से डिसाइड है, ये अलग नहीं हो सकता। आपका जो Z है, नंबर ऑफ कंडक्टर, ये भी पहले से डिजाइन, अगर एक बार डिजाइन हो गया आपका जनरेटर, तो क्या नंबर ऑफ कंडक्टर बदल सकते, नहीं बदल सकते। नंबर ऑफ पोल बदल सकते, क्या नहीं बदल सकते। नंबर ऑफ पैरेलल ऑपरेशन, नॉट पैरेलल ऑपरेशन, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बदल सकते, क्या नहीं बदल सकते। ये 60 क्या है, कांस्टेंट है। तो अल्टीमेटली जो Eg होगा वो किसके प्रोपोर्शनल है, Eg, ये सब तो चीजें कांस्टेंट हो जाएगी, तो Eg इज प्रोपोर्शनल टू n phi, Eg इज प्रोपोर्शनल टू n phi। n क्या है, स्पीड इन आरपीएम, और phi क्या है हमारा, फ्लक्स है ना, फ्लक्स पर पोल, फ्लक्स पर पोल। तो ये हमारा ध्यान रखिएगा। तो यहां से जब भी अगर आपको कोई रिलेशन पूछे तो आप यहां से इस तरीके से Eg2 डिवाइडेड बाय Eg1 इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1
φ2 डिवाइडेड बाय φ1, ये केस लगा के आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि फ्लक्स कांस्टेंट है, अगर बोला जाए इफ फ्लक्स कांस्टेंट, तो आपका जो रिलेशन है वो Eg इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द स्पीड हो जाएगा। इतना समझ में आया? ठीक है, अब मैं आपको एक और रिलेशन बताता हूं, वो रिलेशन बहुत काम का है। वो रिलेशन कैसा है कि Eg इक्वल टू k फाई ओमेगा एम, रेडियन पर सेकेंड। ये जो ओमेगा एम क्या है, वो रेडियन पर सेकेंड की स्पीड जो है, ये भी स्पीड ही है बट ये रेडियन पर सेकेंड में है, और ये आपकी क्या है, आरपीएम में स्पीड है। तो यहां पर जो ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम का है, और ये के क्या है, कांस्टेंट है। इस के कांस्टेंट में बहुत सारी टर्म होती है। ठीक है, तो इस ओमेगा एम को हम क्या बोल सकते हैं, ओमेगा एम को बोल सकते हैं 2 पाई n बाय 60 बोल सकते हैं। और ये जो Eg है वो प्रोपोर्शनल टू फाई ओमेगा एम भी हो सकता है, फाई ओमेगा एम। और ओमेगा एम को खोलेंगे तो ऑब्वियसली 2 पाई बाय 60 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये भी प्रोपोर्शनलिटी में ही आ जाएगा, तो अल्टीमेटली n फाई कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला आपका बहुत ज्यादा काम का है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे, और खासकर मोटर में। ठीक है, आगे चल के जब मैं मोटर का रिलेशन बताऊंगा तो उसमें भी ये के यूज होगा। तो ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन से, ये गोल्डन इक्वेशन है, इस इक्वेशन से ही लगभग डीसी के इंड्यूस ईएमएफ से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम आपके कवर हो जाने हैं। इतना समझ में आ गया? अब देखिए एक अलग तरह का क्वेश्चन आपको आता है कंस्ट्रक्शन बेसिस पे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन बेसिस पे आता है, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। देखिए, आपको आर्मेचर ये सिलेंड्रिकल आर्मेचर गिवन होता है, सिलेंड्रिकल आर्मेचर गिवन होता है, जिसका लेंथ भी गिवन होगा आपको, जिसका लेंथ भी गिवन होगा, और ये रेडियस भी गिवन होगी। ये क्या होगी, रेडियस भी गिवन होगी। अब देखिए, यहां से अगर आपको फ्लक्स निकालना है, तो फाई इक्वल टू क्या रहेगा, बी इंटू ए, और ये क्या है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, ए क्या है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये जो ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, एरिया पर पोल अगर निकालेंगे तो इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, 2 पाई आर एल बाई पी। क्रॉस सेक्शन एरिया पर पोल, क्रॉस सेक्शन एरिया पर पोल, तो 2 पाई आर एल ये रेडियस, ये लेंथ, पर पोल, पी इज द नंबर ऑफ पोल। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, एरिया हो गया। अब अगर आपसे पोल पिच या पोल आर्क या पिच फैक्टर गिवन हो, तो इसको इफेक्टिव एरिया अगर लिखना हो, इफेक्टिव एरिया लिखना है, तो 2 पाई आर एल बाई पी इंटू पोल आर्क अपॉन पोल पिच का रेशो। अगर न्यूमेरिकल में इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पिच फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पिच फैक्टर। पोल आर्क अपॉन पोल पिच। पोल पिच आपको पता है कि पर पोल दो एडजेसेंट पोल के बीच का इलेक्ट्रिकल डिस्टेंस बोल सकते हैं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं 180 डिग्री, क्योंकि एरिया अंडर वन पोल, इसको भी पोल पिच बोल सकते हैं। और नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, इसको भी हम लोग पोल पिच बोलते हैं। ठीक है, पोल पिच। तो ये पोलार का अपॉन पोल पिच का जो रेशो है उसका फैक्टर का मल्टीप्लाई होके क्या निकलेगा, इफेक्टिव एरिया निकलेगा। तो समटाइम्स क्वेश्चन आपका क्या होता है, आपको आर्मेचर का ये लेंथ और सिलेंड्रिकल शेप का जो रेडियस है वो गिवन होता है, और आपको क्या निकालना होता है, बाकी सब इंफॉर्मेशन गिवन होती है, फ्लक्स निकालना होता है। फ्लक्स कैसे निकालोगे, बी इंटू ए कैसे निकलेगा हमारा 2 पाई आर एल बाई पी। अगर आपको पोलार और पोल पिच गिवन है क्वेश्चन में, तो इसका भी यूटिलाइज करना है आपको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, जिससे कि आपका क्या आ जाएगा, इफेक्टिव एरिया आ जाएगा। देन आपको एरिया पता चल गया, फ्लक्स पता चल गया, देन ईएमएफ निकल आएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत आज तक गेट में नहीं पूछा गया है यहां से कभी क्वेश्चन, बट इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह में आया हुआ है, तो कभी गेट में रिपीट कर जाए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बहुत कम लोगों को पता होती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा 5वें लेक्चर से 18वें लेक्चर के बीच का पूरा मैंने लगभग कितना हो गया, 13 लेक्चर का समरी मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बोर्ड पे लिख दिया है। ये इतनी कहानी आपको पता होनी चाहिए आपके न्यूमेरिकल डीसी जनरेटर के न्यूमेरिकल कंस्ट्रक्शन और ईएमएफ इक्वेशन के बेस्ड जितने न्यूमेरिकल है उसके लिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा लेक्चर आपको करना है। तो आपको अल्टीमेटली लेक्चर नंबर 17 देखना है। कौन सा देखना है, लेक्चर नंबर 17वां
है ना, 17 लेक्चर आपको इसमें जो कुछ न्यूमेरिकल करवाएं, इसमें मैंने क्या कराए हैं, कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं। ये वाला लेक्चर देख लीजिएगा, इसमें सारे के सारे जितने आप अपनी शॉर्ट नोट बनाइए, एक कॉपी बनाइए, उस कॉपी में सारे के सारे एक पेज पे लिख लीजिए फॉर्मूले, और लेक्चर नंबर 17 में जितने क्वेश्चन करवाए हैं वो कर लीजिए। ठीक है, तो आपका 5 से लगा के 18 नंबर लेक्चर तक का पूरा रिवीजन हो जाएगा, समराइज हो जाएगा। आपको अल्टीमेटली गेट का एग्जाम हो ना, तो उसके 2-3 दिन पहले सिर्फ यही रिवाइज करना है। मतलब आप 3 घंटे बैठेंगे ना तो मशीन पावर सिस्टम पूरा रिवाइज करके चले जाएंगे, इतना शॉर्टेज कर दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो बढ़ते हैं 18वें लेक्चर के आगे की क्या कहानी है उस पर बात करते हैं। सो चलिए गाइस, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन लेक्चर नंबर, नॉट क्वेश्चन नंबर, लेक्चर नंबर 19 से 22 के बीच में मैंने कवर किया है क्लासिफिकेशन ऑफ जनरेटर, और न्यूमेरिकल के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला सेगमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि पूरे के पूरे डीसी जितने भी जनरेटर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे जरूरी, देखिए डीसी का जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो जनरेटर का क्वेश्चन है, एक मोटर का क्वेश्चन है। ये अगर पता कर ले एक मोटर है जनरेटर है, उसके बाद में आपको डायग्राम बनाना है। सबसे पहले आपने इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट या डायग्राम बना लिया तो आपका आधा प्रॉब्लम वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ जनरेटर में मैंने वही बताया है। देखिए क्लासिफिकेशन वैसे तो मैंने बहुत तरीके के बताए। पहला क्लासिफिकेशन मैंने बताया कि सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड। ठीक है, सेपरेटली और सेल्फ एक्साइटेड, तो इसमें मैंने बताया कि सेपरेटली एक्साइटेड अगर देखें, सेपरेटली एक्साइटेड मैं बहुत जल्दी में बताता हूं आपको। सेपरेटली एक्साइटेड में क्या होगा कि मान लीजिए ये रहा आपका आर्मेचर, ठीक है, और मैंने क्या करा, आर्मेचर वाइंडिंग वैसे तो अंदर ही होती है, बट मैंने क्या कर दिया, अभी सिंबलाइज करने के लिए आर्मेचर रेजिस्टेंस को आगे कर दिया। ठीक है, ताकि हम लोग भूल नहीं जाएं, अदरवाइज ये रजिस्टर अंदर ही होता है। मतलब ये पूरा का पूरा जो यहां से लगा के यहां तक है, इसको पूरे को बोलते हैं हम लोग आर्मेचर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा जनरेटेड ईएमएफ। ठीक है, और सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब है कि इस पे जो फील्ड जो आएंगी, फ्लक्स, हम लोग फ्लक्स देंगे इस पे, जो फील्ड वाइंडिंग होगी, जो फ्लक्स सेटअप होगा वो एक्सटर्नल तौर पे होगा। मतलब कि उसमें सप्लाई अलग से वीएफ सप्लाई रहेगी, आईएफ फील्ड करंट अलग से रहेगा। और ये जो आर्मेचर है हमारा, ये जो आर्मेचर है ये लोड से कनेक्टेड रहेगा। किससे कनेक्टेड रहेगा? लोड से, क्योंकि जनरेटर पे हम लोग क्या लगाएंगे, लोड ही तो लगाएंगे। ठीक है, लोड से कनेक्टेड रहेगा। अब इसका मतलब है कि यहां पर वोल्टेज V, और ये चूंकि जनरेटर है इसलिए करंट जनरेट करेगा। ठीक है, करंट जनरेट करेगा। तो आपको कोई भी इक्वेशन रटनी नहीं है, जब भी कोई क्वेश्चन आए सेपरेटली एक्साइटेड का है ना, ये किसका है, सेपरेटली एक्साइटेड का, तो आपको ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाते से आपको पता चल गया कि यहां से केवीएल लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, Eg माइनस IARA, और यहां पे क्या होता है, ब्रश कॉन्टेक्ट ड्रॉप भी हो सकता है अगर गिवन हो क्वेश्चन में। वैसे तो बहुत ही कम क्वेश्चंस में ब्रश कॉन्टेक्ट ड्रॉप को कंसीडर करते हैं, अगर गिवन हो तो ब्रश कॉन्टेक्ट ड्रॉप भी लिखते हैं, और आर्मेचर रिएक्शन को नेग्लिजिबल मानते हैं। माइनस V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं कि ये पूरी इक्वेशन, अब चाहे Eg उस साइड में अगर ले जाएं तो Eg इक्वल टू कितना हो जाएगा, V प्लस IARA प्लस BCD। ठीक है, ब्रश कॉन्टेक्ट ड्रॉप। तो इस तरीके से इक्वेशन तो रटने की कोई भी जरूरत नहीं, केवीएल लगाइए। ठीक है, केवीएल लगाते आपको आता ही है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है सेपरेटली एक्साइटेड का। सेकंड क्लासिफिकेशन आपका क्या आता है, सेकंड क्लासिफिकेशन आता है सेल्फ एक्साइटेड। और सेल्फ एक्साइटेड में क्या होता है, 3 कैटेगरी होती है। 3 कैटेगरी होती है, कौन सी, शंट जनरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट, सीरीज जनरेटर, और ये हमारा क्या होता है, कंपाउंड जनरेटर। गेट एग्जामिनेशन में कंपाउंड जनरेटर से सच बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते। कंपाउंड का मतलब है कि मिक्सिंग ऑफ शंट और सीरीज फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो शंट और सीरीज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही 2 आपको पढ़ना है, याद रखना है। कंपाउंड से ज्यादा नहीं आता, बट मैं क्लासिफिकेशन आपको बता देता हूं। कंपाउंड में क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल होता है, और क्यूमुलेटिव में फिर लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट, लॉन्ग और शॉर्ट शंट होता है। इससे भी आज तक कभी भी गेट में क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो जितना भी कंपाउंडिंग है तो उसमें कंपाउंडिंग में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, बट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कंपाउंडिंग में ज्यादातर नहीं पूछा जाता है। ठीक है, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट का सर्किट पता हो तो इतना इनफ होता है, बट गेट में नहीं पूछा जाता है। तो मैं फोकस सिर्फ और सिर्फ शंट और सीरीज पे ही करने वाला हूं, अदरवाइज मैंने पढ़ाया सभी है। ठीक है, चलिए, तो अब शंट के बारे में अगर देखें तो शंट के बारे में क्या है कि जो फील्ड वाइंडिंग है, ये डायरेक्टली अब इस तरीके से
कनेक्ट हो जाएगी डायरेक्टली। अब ये हमारा क्या हो गया, लोड हो गया, यहाँ पे लोड कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा जनरेटेड EG, ये हमारा RA और ये हमारा RSH फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर ये करंट गया है तो ये करंट इधर फील्ड में भी जाएगा, जिसको हम लोग शंट में कनेक्टेड है तो शंट करंट बोल देंगे, और ये हमारा लोड करंट बोल देंगे। तो इसका मतलब ये वोल्टेज भी यहाँ पर यही कहलाएगा। तो इसका मतलब है कि ISH अगर निकालना है तो कितना हो गया, V/RSH हो गया, ठीक है। और यहाँ पे KVL लगा दिया तो EG माइनस IRA, ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप में अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज इस तरीके जैसे मान लिया था वैसे यहाँ पे भी लेना है, माइनस V। ये इस तरीके से इक्वेशन लिख देंगे। ये किसका हो गया हमारा। अब देखिए शंट जो आपका शंट जनरेटर है उसमें ये जो फील्ड वाइंडिंग है, शंट फील्ड वाइंडिंग, इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो ज्यादा रहेंगे और ये जो थिकनेस है इसका काफी थीन रहेगा, थीन कंडक्टर्स रहेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इसके ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो तकरीबन 50 ओम से लगा के 300 ओम के बीच में इसका रेजिस्टेंस वेरी करता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सीरीज की। तो सीरीज में करना कुछ नहीं है, ये जो आर्मेचर है हमारा, ये पूरा का पूरा जो आर्मेचर है इसके अब सीरीज में कनेक्ट हो जाएगी फील्ड वाइंडिंग। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्न्स क्या आपके कम नंबर ऑफ टर्न्स है कंपेयर टू दी शंट। सीरीज फील्ड वाइंडिंग के जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम रहेंगे और जो साइज रहेगा वो थिक रहेगा, वो साइज जो रहेगा वो क्या रहेगा, थिक रहेगा। क्योंकि देखिए थिक होने का मतलब है, समझिएगा, ये जो करंट है ये करंट कम होता है, मतलब ये तकरीबन 1 एम्पेयर से 5 एम्पेयर के बीच में होता है, और यहाँ पर पूरा लोड करंट जाएगा, 40 एम्पेयर करंट जाएगा। तो उस करंट को हैंडल करने के लिए थिक कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है। चलिए इससे ज्यादा लॉजिक की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया सीरीज में, यहाँ पे लोड लगा दिया हम लोगों ने, और यहाँ पे RA और ये है हमारा RAC सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे EG हो जाएगा, और यहाँ से करंट, एक ही करंट पूरा का पूरा है तो टोटल करंट EG माइनस IA RA प्लस RSC, ठीक है, माइनस V इक्वल टू 0। BCD हो तो BCD, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप हो तो वो भी, बट वैसे आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप और BCD ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं, बट मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन के जो डायग्राम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी डीसी में एक ही लॉजिक है, डीसी का जब भी न्यूमेरिकल आए तो डायग्राम बना लीजिए, चाहे मोटर का हो चाहे जनरेटर का हो। देखिए अभी मैंने जनरेटर बताया, मोटर में कुछ नहीं होगा, यहां से सप्लाई देंगे तो करंट उल्टा हो जाएगा, बस बाकी लगभग पैरामीटर क्लासिफिकेशन एक जैसा ही रहने वाला है मोटर के अंदर भी। तो आपको सबसे पहला ये काम करना है कि जब भी न्यूमेरिकल आए तो आपको सीधे सीधे डायग्राम प्लॉट कर लोगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप क्वेश्चन को करेक्ट कर ले जाएंगे, ठीक है। अब जैसे डायग्राम बना लिया तो जो भी लैंग्वेज के फॉर्म में गिवन डेटा होगा उसको डायरेक्टली, जिसे बोला होगा अ शंट जनरेटर रेटिंग दे रखी होगी एंड हैज अ फील्ड रेजिस्टेंस इतना, आर्मेचर रेजिस्टेंस इतना, ये सब कुछ, तो डायरेक्टली डायग्राम बनाइए और वहीं पे लिख लीजिए डायरेक्टली डेटा। आर्मेचर करंट कितना उतना लिख दिया, आर्मेचर करंट भी वहीं के वहीं, शंट करंट दे रखा है तो ये भी लिख दिया हम लोगों ने वहीं का वहीं। तो डायग्राम बना लोगे तो गिवन डेटा जो न्यूमेरिकल में लैंग्वेज के फॉर्म में होगा वो यहां पे इंसर्ट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन कौन से करना है जी-सेंट्रिक एप्लीकेशन पे जाके वो बता देता हूं मैं आपको। इसमें क्वेश्चन नंबर, लेक्चर नंबर 22 को आपको पढ़ना है, जाना लेक्चर नंबर 22 पे, है ना, किसमें, जनरेटर वाले सेक्शन में 3 फोल्डर बने होंगे, उसमें जनरेटर वाले सेक्शन में जाना। लेक्चर नंबर 22 में क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 118 और क्वेश्चन नंबर 119, ये 4 क्वेश्चन आप कर लेना। पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन के जितने भी वेरिएशन है वो सारे के सारे मैंने यहीं पे कवर कर दिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एक न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से करना, हर छोटी छोटी चीज को सुनना। सिर्फ एक ही लेक्चर सुनना है जिसका साइज बहुत ज्यादा नहीं है, हार्डली जो लेक्चर है वो आपके 25 मिनट से 35 मिनट के बीच में ही है, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं किया, क्वेश्चन पहले से लिखे हुए रहेंगे तो आपको वो लोड भी नहीं लेना है। तो जो पेड यूजर है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, आप सिर्फ और सिर्फ ये पढ़िए, पूरे लेक्चर आप स्किप कर दीजिए। आपने जब पढ़ा था समझने के लिए बहुत डिटेल में पढ़ा था, अभी आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करिए। और मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर उनमें से अगर 4 क्वेश्चन बताए तो 2 आपको अगर कंफर्टेबली आते तो आप मात्र 2 ही करिए, कोई दिक्कत नहीं चारों करने की। अगर 4 कर लेंगे तो और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। तो मात्र लेक्चर नंबर 22 में जाइए और ये 4 क्वेश्चन को जल्दी से प्रैक्टिस कर लीजिए। और जो लोग पेड यूजर नहीं है तो कोरोना सब्सक्रिप्शन मात्र 1999 में अवेलेबल है, 1999 में 1 मंथ के लिए 30 डेज के लिए अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है उसके अंदर, तो वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ।